लास्ट क्लास में हम लोग सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और हम लोग एलुवियल सॉइल्स के बारे में काफी कुछ कवर कर चुके थे। इनफैक्ट एलुवियल सॉइल्स हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए थे और आप लोगों को मैंने ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ाया था कि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम लोग ब्लैक सॉइल का फीचर्स पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लैक सॉइल में क्या क्या क्रॉप्स सबसे ज्यादा ग्रो होता है एंड ब्लैक सॉइल हिंदुस्तान के किन किन जगहों पे पाया जाता है। देखिए किन किन जगहों पे पाया जाता है, ये पर्टिकुलर टॉपिक ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे उसी में कवर हो गया था। तो शुरुआत हम लोग आज एक बार रिवीजन करते हुए करेंगे। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग 5 मिनट के लिए या फिर इन शॉर्ट हम लोग उसको पहले समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को कैच करने में इजी होगा। जैसा कि आप लोगों को हम लास्ट क्लास में बताए थे, हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली इन आवर सदर्न पार्ट यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में आज से कई करोड़ साल पहले वहां पे वॉल्केनिक माउंटेन्स हुआ करता था। उस वक्त वो वॉल्केनिक माउंटेन्स एक्टिव था। मतलब एक्टिव था मतलब क्या 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 हुआ कि मतलब वो रेगुलरली एक्सप्लोड करता रहता था। तो जब वॉल्केनिक एरप्शंस होता था तो अंदर का जितना भी हॉट मोल्टेन मटेरियल्स है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता था। अर्थ सरफेस की जब ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियस है कि अर्थ सरफेस के ऊपर उसको काफी कम टेम्परेचर मिल रहा है। वहीं यदि अर्थ सरफेस के जब वो अंदर था, जब वो वॉल्केनिक माउंटेन के अंदर था यानी कि अर्थ सरफेस के अंदर था, वहां पर टेम्परेचर था 5000 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर वहां पे 5000 डिग्री सेल्सियस। अब वही यदि वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहा है तो अर्थ सरफेस के ऊपर उसको मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मिल रहा होगा? 50। यदि हम मैक्सिमम मान के चले, इंडिया में 50 नहीं पहुंचता है। जैसलमेर कभी कभी पहुंचता है 50 में, साउथ इंडिया में 50 तक नहीं पहुंचता है, 45 46 रहता है। मगर मैं राउंड फिगर में मान के चल रहा हूं कि यदि 50 डिग्री सेल्सियस में भी वो मोल्टेन मटेरियल्स अर्थ सरफेस के ऊपर है, मतलब क्या होगा कि वो मोल्टेन मटेरियल्स ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसको कम टेम्परेचर मिल रहा है। जब वो मोल्टेन मटेरियल्स ठंडा होना शुरू होगा तो लिक्विड when gets cooled what happens, it starts solidifying। तो वो जो मोल्टेन मटेरियल्स था वो मोल्टेन मटेरियल्स सॉलिडिफाई होना शुरू होता है और सॉलिडिफाई होकर के वो पत्थर बनता है। कौन सा पत्थर बनता है? जैसा कि आप लोग को हम लास्ट क्लास में बताए थे, वो इग्नियस रॉक बन जाता है। और वही इग्नियस रॉक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो एक रॉक है तो मतलब उसका वेदरिंग होगा ही होगा। हाँ, एक दो दिन में नहीं होगा। वैक्सीन देने में इतना टाइम लग जा रहा है तो रॉक का टूटने में तो बहुत टाइम लगेगा ही। ऑब्वियस सा बात है, वो तो रॉक है, दिल तो है नहीं कि 1 घंटा में टूट जाता है, 1 घंटा में जुड़ जाता है। तो रॉक को टूटने में काफी समय लगता है और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। वेदरिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस। धीरे धीरे वो रॉक, पहले क्या होता है याद होगा आप लोग को हम लास्ट क्लास में लर्न कराए थे, पहले वो रॉक डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब उस रॉक में दरार आता है। उसके बाद वो रॉक पूरी तरह टूट जाता है। उसके बाद वो डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होकर के वो पाउडर में चेंज हो जाता है। पाउडर कौन सा? पॉन्ड्स नहीं, लगाने वाला पाउडर नहीं। वो जो पाउडर में चेंज हो रहा है वो पाउडर है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस। अब एक बात को समझिएगा, जब अर्थ सरफेस के अंदर से जब वो मोल्टेन मटेरियल्स बाहर निकल रहा है तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में बाय मिस्टेक कि अर्थ सरफेस के अंदर में बहुत सारा मिनरल्स होता है। हाँ, वही मोल्टेन मटेरियल्स जब अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहा है तो उसमें मिनरल्स डिजॉल्व था। वही मिनरल्स जो डिजॉल्व था वो मोल्टेन फॉर्म में था। जब वो सॉलिडिफाई हो रहा है, रॉक बन रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मिनरल्स गायब हो गया। मिनरल्स तो उस रॉक के अंदर ही था। अब वही रॉक टूट रहा है, टूट करके पाउडर बन रहा है। मतलब वो जो पाउडर बन रहा है उस पाउडर में भी वो मिनरल्स तो प्रेजेंट रहेगा ही, ऑब्वियस सा बात है। इसीलिए ब्लैक सॉइल में भी काफी मिनरल्स पाया जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई ब्लैक सॉइल इज आल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में आप लोगों को हम एक बात बताए थे। क्या बताए थे? इन सिटू एंड इन सिटू की मौसी का बेटा एक्स सिटू। इन सिटू आप लोगों को हम क्या बोले थे? ऐसा सॉइल जो वहीं पे पाया जाता है जहां पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है। और इसका मौसी का बेटा के बारे में क्या बताए थे हम? कि ऐसा सॉइल जिसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहीं और है और ये पाया कहीं और जा रहा है। याद होगा आप लोगों को कि एक्स सिटू का एग्जांपल क्या हो गया? एलुवियल सॉइल।
और वही इन सिटू का यदि बात करें तो इन सिटू का एग्जाम्पल कौन हो गया? ब्लैक सॉइल। क्योंकि ब्लैक सॉइल इग्नियस रॉक से बन रहा है। इग्नियस रॉक जहां पे है टूट करके वहीं पे ना मिलेगा, वहीं पे ना डिकम्पोज होगा कि टूटेगा यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है ना कि दिल टूट रहा है आपका पार्क स्ट्रीट में और आप रो रहे हैं अपने घर में, नहीं ना। तो ये जहां पे टूट रहा है ये वहीं पे पाया जा रहा है, ठीक है। मतलब इट इज फाउंड वेयर इट इज फाउंड। तो दैट इज द रीजन व्हाई ब्लैक सॉइल को हम लोग इन सिटू सॉइल बोलेंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सॉइल का पेरेंट रॉक कौन सा हुआ। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ब्लैक सॉइल का पेरेंट रॉक मतलब क्या? ब्लैक सॉइल किस रॉक से बना है? तो किस रॉक से बना है? बहुत सिंपल, इग्नियस रॉक से बना है। हाँ, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है अपने को। याद होगा कि जब हम लोग एलुवियल सॉइल पढ़ रहे थे तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एलुवियल सॉइल का यदि पूछता है कि पेरेंट रॉक कौन सा है, कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, क्योंकि वो सेडिमेंट से बना है, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो ब्लैक सॉइल का पेरेंट रॉक कौन सा हुआ? इग्नियस रॉक। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन के ऊपर एक बार हम रिवीजन करा दिए आप लोगों को। अब आप लोग बुक से फॉलो करिएगा, स्क्रीन शेयर कर चुका हूं। ब्लैक सॉइल्स आर आल्सो कॉल्ड रेगुर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक सॉइल को रेगुर भी कहा जाता है। ये तेलुगु वर्ड रेगुड़ा से ऑब्टेन्ड है। तेलुगु वर्ड रेगुड़ा। सीबीएसई वाले लोग, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों की बुक में शायद ये इंफॉर्मेशन ठीक से ना दिया हो कि ब्लैक सॉइल्स आर आल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए क्योंकि देखिए हर सॉइल का अपना अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस होता है, उसका अपना अपना कुछ खासियत होता है। जिस तरह एलुवियल सॉइल राइस का कल्टीवेशन के लिए, जूट का कल्टीवेशन के लिए बहुत पॉपुलर है, बहुत फेवरेबल है, उसी तरह ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत फेवरेबल माना जाता है, ठीक है। राइस और जूट का बात किए हैं तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइस एंड जूट दोनों का ही लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे हिंदुस्तान में कौन सा है? वेस्ट बंगाल। हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं। वेस्ट बंगाल में राइस एंड जूट, इनफैक्ट यदि वेस्ट बंगाल में पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल में राइस सबसे ज्यादा कहां पे ग्रो होता है, तो इट इज बर्दवान, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बर्दवान में सबसे ज्यादा राइस ग्रो होता है। ये आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए। तो उसी तरीके से ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत फेवरेबल माना जाता है। मगर मेरे ऐसा पागल टीचर कोई होगा ना, तो हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्स में पूछते हैं कि अपार्ट फ्रॉम कॉटन नेम टू मोस्ट अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। हम कॉटन को ही साइड कर देते हैं क्योंकि राम जी विष्णु जी का अवतार है, सब कोई जानता है। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है, ये बहुत कम जन जानता है। तो हम क्यों ना लक्ष्मण जी और शेषनाग के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। राम जी को तो सभी कोई जान रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्लैक सॉइल में कॉटन तो बहुत अच्छा ग्रो होता है, एकदम फैक्ट है। मगर ब्लैक सॉइल में कॉटन के बाद सबसे ज्यादा यदि कोई क्रॉप ग्रो होता है दैट इज टोबैको, जर्दा, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में, चलिए इसमें भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टोबैको का कल्टीवेशन जिस जगह पे होता है, जिस स्टेट में होता है, उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गुंटूर बोल के जगह है, गुंटूर, GUNTUR। गुंटूर में सबसे ज्यादा टोबैको का कल्टीवेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आएगा, क्या बात आएगा कि सर ब्लैक सॉइल तो आप बोले कि गुजरात और महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश कहां से आ गया सीन में? मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ब्लैक सॉइल सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। मैंने ये कहा है कि ब्लैक सॉइल गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक सॉइल कहीं और नहीं पाया जाता। एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, क्या साउथ इंडिया में नहीं पाया जा रहा है? पाया जाता है ना। तो उसी तरह ब्लैक सॉइल गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्प्रेडेड है, मगर आंध्र प्रदेश में भी है। और इसी वजह से आंध्र प्रदेश में टोबैको का कल्टीवेशन होता है। टोबैको में भी एक क्वालिटी होता है, वर्जीनिया टोबैको। वर्जीनिया टोबैको का प्रोडक्शन यहाँ पे या कल्टीवेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद
आता है सुगर केन। सुगर केन भी ब्लैक सॉइल में बहुत ज्यादा ग्रो होता है। आप लोगों को इस बात को ऐसे आप लोग याद रख पाएंगे कि आप लोग शायद कोई बता पाएगा। एक बार हम कोशिश करते हैं, माइक आप लोग ऑन करके बोलिएगा कि आप लोगों को पता है कि सुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे हिंदुस्तान में कौन सा है? इज देयर एनीवन हु कैन ट्राई? माइक ऑन करके बोलिएगा। गुजरात। रॉन्ग, माइक म्यूट करिए। एनीवन एल्स? केबीसी का सीजन आ रहा है, हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा इन सब चीजों को ध्यान दें। क्या पता आप लोग में से किसी का सिलेक्शन हो। हाँ, कोई कुछ बोला, क्या बोला? सर उत्तर प्रदेश। Who said this? नाम बोलना अपना। सर खुशी। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा तुम आंसर की हो। उत्तर प्रदेश अभी फिलहाल 2020 में उत्तर प्रदेश शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट बना है। इससे पहले बिफोर दैट शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र था। इससे पहले महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा पाया जाता है ना। अभी कुछ साल पहले यानी कि 2020 में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को हरा करके लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया शुगर केन का। तो याद रहेगा आप लोगों को, ब्लैक सॉइल में सबसे पहला जो क्रॉप ग्रो होता है दैट इज कॉटन। उसके बाद क्या है आफ्टर दैट? उसके बाद टोबैको, टोबैको के बाद शुगर केन। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल में कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हम लोग। दिस सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन सिटू। अब देखिए इसको वापस नहीं समझाने वाले हैं, ठीक है, कि मतलब ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन इन सिटू होता है। आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि इन सिटू सॉइल पूछेगा तो ब्लैक सॉइल होता है। यहाँ पे दिया हुआ है इन सिटू दैट इज फॉर्म्ड वेयर दे आर फाउंड। इसका फॉर्मेशन वही होता है जहां पे ये पाया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल्स। रेसिडुअल सॉइल्स इसको कहा जाता है। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को हम बताते हैं। शायद में आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे, आप लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़े हैं बाय मिस्टेक। आप लोग यदि पढ़े होंगे क्लास 9 में, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन से पढ़े हैं। वहां पे एक और माउंटेन था जिससे शायद आप लोग का मुलाकात नहीं हुआ होगा। उस माउंटेन का नाम था रेसिडुअल माउंटेन। अरावली हिल्स जो है वो रेसिडुअल माउंटेन के अंदर में आता है। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है? सपोज कोई माउंटेन है तो माउंटेन का जो एलिवेशन है वो एलिवेशन क्या होता है ना, वो घटते आता है, वो घटते आता है, हाइट घट रहा है। ठीक है, अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बहुत पुराना माउंटेन है, हिंदुस्तान का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। अब वो क्या हो रहा है ना, अरावली उसका हाइट जो है कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वेदरिंग का शिकार हो रहा है। वेदरिंग का शिकार होकर के उसका हाइट एकदम कम गया है। ठीक है, तो जब लास्ट में इसी तरीके के माउंटेन्स को बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। उसी तरीके से यदि हम लोग ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दें तो ब्लैक सॉइल रॉक का वेदरिंग के कारण बन रहा है। डायरेक्टली ब्लैक सॉइल तो नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो मोल्टेन मटेरियल है सॉलिडिफाई होकर के डायरेक्टली ब्लैक सॉइल बना दिया। वो पहले तो रॉक बन रहा है, रॉक का क्योंकि वेदरिंग हो रहा है उसके बाद वो जाकर के ब्लैक सॉइल बन रहा है। इसीलिए उसको रेसिडुअल सॉइल कहा जाता है, क्योंकि वो रेसिड्यू है, जो रिमेनिंग पार्ट है रॉक का, जो रेसिड्यू है, रिमेनिंग पार्ट है, उसके कारण इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इसको रेसिडुअल सॉइल्स बोला जाता है। ये कभी आप लोगों से नहीं पूछेगा एग्जाम में कि व्हाई ब्लैक सॉइल आर कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल्स, मगर आप लोगों को बता दिया गया है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आप लोग को ये याद रखना जरूरी है कि ब्लैक सॉइल आर आल्सो कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल्स, क्योंकि यदि क्वेश्चन पूछ दिया विच सॉइल आर आल्सो कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल्स तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। आप लोग फिर डायरेक्ट जय माता दी करने लगिएगा। आप लोग सीधा लैटराइट सॉइल के ऊपर आके रुकिएगा, मत करिएगा ये गलती, भूल से भी मत करिएगा ये गलती। इट इज ब्लैक सॉइल। क्यों है आप लोगों को मैं रीजंस बता चुका हूं। अब देखिए आगे इसका बताया हुआ है फॉर्मेशन कि दिस सॉइल्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन। देखिए शब्दों को ध्यान दीजिएगा तो आप लोग समझ पाइएगा कि मैं एक एक बात क्लियर कर चुका हूं। दिस सॉइल्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन ऑफ बेसिक लावा। जो अर्थ सरफेस के अंदर से जो हॉट मोल्टेन मटेरियल जो निकल रहा था लावा, स्प्रेड ओवर द लार्ज एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू
ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी। मतलब जब वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ रहा होगा तब लावा जो है अर्थ सरफेस के ऊपर आकर के डेक्कन प्लेटू के ऊपर आकर के स्प्रेड हो गया, उसके बाद वो सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई होने के बाद वो ब्लैक सॉइल बन रहा है। इनफैक्ट बुक में थोड़ा शॉर्ट में दे दिया, बुक में ये नहीं बताया कि पहले वो इग्नियस रॉक बन रहा है उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मगर मैं आप लोगों को वो भी बता चुका हूं। तो आप लोग चाहो तो अपने आंसर्स में उस बात को भी मेंशन कर सकते हो, आपके आंसर्स को वेट मिलेगा। Therefore, they are essentially formed by weathering of Deccan Trap. Deccan Trap मतलब क्या? वो जो डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर जो पूरी तरीके से जो लावा स्प्रेडेड था ना उस समय, उस पूरे एंटायर फीचर को बोला जाता था डेक्कन ट्रैप, क्योंकि जो पूरा डेक्कन था वोल्केनिक एरप्शन के ट्रैप में आ चुका था, गिरफ्त में आ चुका था। उसके बाद जो सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई होने के बाद सॉलिडिफाइड मटेरियल का वेदरिंग हुआ, तब जाकर के वो ब्लैक सॉइल बन रहा है। इसीलिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। एंड वापस रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को पर्टिकुलरली इस बात का ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाए कि ब्लैक सॉइल हिंदुस्तान में मोस्टली कहां पाया जाता है या मेनली कहां पाया जाता है, तब हम लोग को आंसर में महाराष्ट्र एंड गुजरात को मेंशन करना है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में कि ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत यूनिक है, अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग भी है कि ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल का एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होता है कि ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। जैसे कैमल होता है ना, पानी एक बार पीता है तो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसी तरह ब्लैक सॉइल में यदि पानी जब पड़ता है, चाहे इरिगेशन के थ्रू या बारिश के थ्रू, तो ये एक्सेस जो वाटर होता है ना, उससे ये खराब नहीं होता है। देखिए अलग अलग सॉइल्स का अलग अलग फीचर्स होता है। यदि आप एलुवियल सॉइल में एक्सेसिव पानी दे दोगे ना, तो सॉइल सड़ जाता है, रोटेन हो जाता है, खराब हो जाता है। आप लोग गांच वगैरह लगाते हैं तो हम लोगों को बोला क्या बोलते सुने होंगे ना आप लोग कि ज्यादा पानी मत दो मिट्टी खराब हो जाएगा, सुने होंगे आप लोग, बोला जाता है ज्यादा पानी नहीं देना है खराब हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश अवे हो जाता है, मतलब सॉइल अपना फर्टिलिटी लूज कर चुका होता है। मगर ब्लैक सॉइल आरबीआई खोल के रखा है अपने अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खोल के रखा है, इसको पानी देते जाइए स्टोर करते जाएगा और चुपचाप पानी को स्टोर करके रखेगा। जब दरकार पड़ेगा उसी स्टोर्ड वाटर को वापस से इस्तेमाल कर लेगा। कब दरकार पड़ेगा? सपोज सूखा पड़ गया, सपोज ड्राई सीजन पड़ गया, तो उस वक्त उसी स्टोर्ड वाटर को ये इस्तेमाल करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है। हिंदुस्तान में सपोज हिंदुस्तान में एक बात आप लोग को बता देते हैं, हम लोग हिंदुस्तान में ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल करता है और ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी ये लेट से आता है, कभी ये समय से पहले आ जाता है, कभी आता ही नहीं है। तो जब नहीं आता है ना, तो किसानों के लिए बहुत नुकसान होता है, क्योंकि किसानों को पानी कहाँ से मिलेगा? देखिए इरिगेशन के थ्रू मिलेगा आप लोग बोल सकते हैं, मगर कुछ कुछ चीज जो नेचुरल होता है ना, नेचुरल चीज का वैल्यू कुछ और होता है। आप जितना भी एसी के अंदर बैठे रहिए, गंगा जी के किनारे जब जाके बैठिएगा ना, तो एक अलग फीलिंग होता है। वहां का जो हवा चलेगा उसको आप कंपेयर नहीं कर पाइएगा एसी के हवा से। एसी के हवा से आपका तबीयत खराब हो जाता है, गंगा जी का हवा से आपका तबीयत खराब नहीं हो। नेचुरल चीज का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, जब हिंदुस्तान में बारिश नहीं होता है, जब सूखा पड़ जाता है, उस वक्त ब्लैक सॉइल अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। किसानों को चिंता नहीं रहता है कि ब्लैक सॉइल में पानी नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। ब्लैक सॉइल ऑटोमेटिकली उस स्टोर्ड वाटर का इस्तेमाल करता है और अपने ऊपर ग्रो हुआ जो भी प्लांट रहता है उसको सफिशिएंट वाटर सप्लाई करता रहता है। एक यूनिक प्रॉपर्टी है। देखिए भगवान का, प्रकृति का देन भी देखिए क्या क्या चीज करके रखा है। ये ब्लैक सॉइल का बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। एक बात और मेंशन किया हुआ है कि ब्लैक सॉइल बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट। ऑब्वियस सा बात है, कोई भी मिट्टी का बात करें हम लोग, यदि वो मिट्टी जब गीला होता है तो क्या होता है? चिपचिपा होता है। और वही मिट्टी जब सूख जाता है तो क्या होता है? बहुत हार्ड हो जाता है, क्रैक पड़ जाता है उसके ऊपर, है ना। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट।
दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर एंड रिलीजिंग इट, उसके बाद देखिएगा जो बात मैं बोला हूं वही बात मैं मेंशन किया हुआ है, व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ड्राई पीरियड is very useful for the crops, especially in the lava tracts of Maharashtra where irrigation is not possible. ICSE वाले लोगों को समझाना इजी होगा, आगे आप लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। CBSE वाले लोगों के चैप्टर है नहीं तो क्या करें, चलिए आप लोग को बता ही देते हैं, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि आप लोग जो पढ़ो उसका नॉलेज के संग पढ़ो। अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में इरिगेशन पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है सर? देखिए महाराष्ट्र का जो सरफेस है ना वो बहुत ही रग्ड है, बहुत ही रग्ड है, अनड्यूलेटिंग है, अनइवन है। आप उस सरफेस में कैनल का डिगिंग नहीं कर पाएंगे। कैनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना मिट्टी का सॉफ्ट होना जरूरी है, मिट्टी का प्लेन होना जरूरी है। महाराष्ट्र का जो सरफेस है बहुत ही हार्डी है, चट्टान से बना हुआ है, अनइवन है, वहां पे कैनल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। जब कैनल का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्या इरिगेशन पॉसिबल है? ऐसा बात नहीं है कि इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, बाकी भी मोड्स ऑफ इरिगेशन है, वेल इरिगेशन है, टैंक इरिगेशन है, मगर जो काम कैनल इरिगेशन कर देगा वो काम वेल और टैंक इरिगेशन नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है अल्टीमेटली महाराष्ट्र में इरिगेशन ना के बराबर हो जाता है, और खास करके मुसीबत तब बढ़ जाता है जब बारिश भी नहीं हुआ, इरिगेशन का फैसिलिटी भी नहीं मिल पाया, तब क्रॉप्स को पानी कहां से मिलेगा? कोई चिंता का बात नहीं, ब्लैक सॉइल है ना वो संभाल लेगा, क्योंकि उसके पास उसका एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, सेकंड पॉइंट आप लोगों को ना ही करना है ना ही देखना है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल, तो आप लोगों को यही पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक सॉइल का कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल वेरीज इन कलर फ्रॉम डीप ब्लैक टू चेस्टनट ब्राउन। चेस्टनट क्या होता है? ड्राई फ्रूट होता है, देखे होंगे आप लोग। चेस्टनट का जो ब्राउन कलर होता है उस कलर तक ये रेंज करता है। मीडियम ब्लैक कलर का भी होता है, और इवन मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लैक। देखिए एक बात आप लोग को बता दे रहे हैं अभी हम, बहुत बच्चे लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं। जब आप लोग रेड सॉइल पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, हम ही पढ़ाएंगे कि रेड सॉइल क्यों रेड कलर का होता है। रेड सॉइल रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक सॉइल रेड कलर का नहीं है, ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर का है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक सॉइल में आयरन ऑक्साइड नहीं है, ब्लैक सॉइल में आयरन ऑक्साइड है। देखिए मान के चलिए आप लोग कि ब्लैक सॉइल रेड कलर का होता है, इसमें भी आयरन ऑक्साइड है, तो ब्लैक सॉइल रेड कलर का होता। आप लोगों को पता है ना कि ब्लैक कलर किसी भी कलर के ऊपर चढ़ जाएगा, ग्रीन के ऊपर चढ़ जाएगा, व्हाइट के ऊपर चढ़ जाएगा, रेड के ऊपर चढ़ जाएगा। ब्लैक के ऊपर रेड नहीं चढ़ पाएगा, पता है कि नहीं ये बात? ब्लैक के ऊपर रेड चढ़ाइएगा, समझ में आएगा कि रेड मिला हुआ है, मगर ब्लैक ज्यादा है ये समझ में आ जाएगा। और ब्लैक ऐसा कलर है कि जिस भी कलर के ऊपर चढ़ेगा ना उसको पूरा ही काला कर देगा। तो ब्लैक सॉइल क्योंकि लावा का सॉलिडिफिकेशन से बना है, वो पूरा उस वक्त ही ना काला काला अपीयरेंस हो जाता है। जब लावा सॉलिडिफाई होता है ना उसी वक्त तो पूरा ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाता है, नेचुरली वो ब्लैक होता है। उसमें फिर आयरन ऑक्साइड का जो कलर होता है ना रेड, वो उतना एक्सपोज्ड नहीं रहता है, क्योंकि ब्लैक कलर विदाउट लावा का ब्लैक कलर ज्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए ब्लैक कलर का जो रेडिश अपीयरेंस है वो हाइड हो जाता है। तो आप लोग में से बहुत लोग बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवर द इयर्स हम देखते आ रहे हैं, आप लोग लिखते हैं कि ब्लैक सॉइल लैक्स आयरन ऑक्साइड। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि ब्लैक सॉइल लैक्स आयरन ऑक्साइड, बकवास बात है। ब्लैक सॉइल में आयरन ऑक्साइड होता है। अब इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन आप लोग पुट करते हैं, सर यदि आयरन ऑक्साइड है तो रेड क्यों नहीं है? तो आप लोग को बता दिए क्यों नहीं रेड है, ठीक है।
यही बात आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिए, उसके बाद देखिएगा 2 लाइन छोड़ करके, दे डू नॉट कंटेन ग्रेवल्स और सैंड। ब्लैक सॉइल में ना ग्रेवल्स और सैंड नहीं पाया जाता है। इट कंटेन्स लाइम, एल्यूमिनियम, आयरन, देखिए यहाँ पे आयरन दिया हुआ है, साफ साफ मेंशन किया हुआ है आयरन, पोटैश, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम। तो आप लोग ये मिस्टेक मत करिएगा, यदि क्वेश्चन में पूछता हूं कि विच मिनरल्स आर डेफिशिएंट इन ब्लैक सॉइल, प्लीज डोंट राइट आंसर एज आयरन। बहुत हर्ट होता है इस तरीके का जानलेवा आंसर देखकर। ब्लैक सॉइल जिस चीज में डेफिशिएंट है वो है फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ब्लैक सॉइल में फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस नहीं पाया जाता है। यदि ब्लैक सॉइल में ह्यूमस पाया जाता होता, इन केस यदि ब्लैक सॉइल में ह्यूमस पाया जाता होता, तो ब्लैक सॉइल एवरग्रीन हो जाता। मतलब कॉटन भी बहुत अच्छा ग्रो होता, सुगर केन भी बहुत अच्छा ग्रो होता, टोबैको भी ग्रो होता है। अब ह्यूमस है तो मतलब राइस भी ग्रो होगा, व्हीट भी ग्रो होगा, जूट भी ग्रो होगा। मगर कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ सब गुण नहीं देते हैं, दाग चांद में भी है। तो इसीलिए ब्लैक सॉइल का ये सब कुछ खामियां हैं, और पहले भी बोल चुके हैं, इन खामियों को याद रखिएगा। ये खामियां के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्टिलिटी देखेंगे, एज अ रूल ब्लैक सॉइल ऑफ अपलैंड्स आर ऑफ लो फर्टिलिटी बट दे आर डार्क, डीप एंड रिच इन वैलीज। इग्नोर करिएगा, इस पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स में आते हैं, इसके बारे में बता चुके हैं ऑल दो आप लोगों को हम, कि बिकॉज ऑफ देयर हाई फर्टिलिटी एंड रिटेंटिविटी ऑफ मॉइस्चर। ये आप लोगों से एग्जाम में पूछता है कि विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन एबंडेंस इन ब्लैक सॉइल, तो प्लीज स्टॉप राइटिंग लाइक किड्स, कॉटन, सुगर केन लिख के आप लोग खाली छोड़ देते हैं। थोड़ा एक दो वर्ड थोड़ा सजा करके लिखिए कि बिकॉज ऑफ देयर हाई फर्टिलिटी एंड रिटेंटिविटी ऑफ मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर several important crops like cotton, rice, wheat, ज्वार, millets, sugarcane, Virginia tobacco, oil seeds। सारा नाम नहीं याद रखना है, दुकान नहीं खोलना है, जो मेन था आप लोग को हम बता चुके हैं, ठीक है। एंड आईसीएसई वाले लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि हम वीना भार्गवा क्यों बोले थे। कुछ लोग हैं जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, उन लोगों को लगा कि वीना भार्गवा बोलेंगे, वीना भार्गवा बुक प्रेफर करेंगे, पता नहीं स्कूल वाले लोग मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। चेक कर लीजिएगा, वो सब जो बुक है ना, फ्रैंक, टोटल, हाफ, क्वार्टर, क्वार्टर टू, पास्ट, ये सब जो बुक है ना, उसमें इस तरीके का ना सेंटेंस नहीं दिया हुआ है। पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि बिकॉज ऑफ देयर हाई फर्टिलिटी एंड रिटेंटिविटी ऑफ मॉइस्चर, तब जा करके बता रहा है कि ब्लैक सॉइल में कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है। आप लोग टोटल, फ्रैंक, क्वार्टर, हाफ ये सब बुक पढ़ते आए हैं, जिस वजह से आप लोग का हैबिट खराब हो गया है, आप लोग सीधा डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे वीना भार्गवा बहुत अच्छा से लिखी है, इसीलिए इनको बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। अब आते हैं ब्लैक सॉइल का स्टेट्स के ऊपर में, महाराष्ट्र, गुजरात, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आ गया। बताया थे आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है टोबैको, वर्जीनिया टोबैको, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, मैच कर लीजिए। इसी के साथ ब्लैक सॉइल कंप्लीट होता है। अब आते हैं रेड सॉइल के ऊपर में। रेड सॉइल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर इसमें इतना डाइवर्सिटीज नहीं है, इसमें इतना स्कोप नहीं है, सिंपल है, छोटा है, मगर इंपॉर्टेंट है। रेड सॉइल, पहला बात तो ये रेड कलर का होता है, ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर का होता है। क्यों होता है बता दिए, क्योंकि वेदरिंग के कारण बना है, वेदरिंग ऑफ बेसिक लावा रॉक से बना है, इसलिए ये ब्लैक कलर का है। रेड सॉइल क्यों रेड कलर का है, मार खाया है? नहीं, ये इसके अंदर आयरन ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको रेड सॉइल बोला जाता है। इसका अपीयरेंस जो है रेड है, और इसके ऊपर कोई काला अपीयरेंस नहीं है, मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी का कोई इसमें इफेक्ट नहीं है, वरना ये भी जो है वेस्ट इंडीज वाला होता, मतलब ब्लैक कलर का होता, ठीक है। क्योंकि ये प्योर आयरन का कंटेंट से बना हुआ है, इसलिए हमेशा लाल लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। लाल लाल दिखाई पड़ने का मतलब ये नहीं है कि या तो मार खाया होगा या तो बहुत टमाटर खाता है, दोनों ही बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए ये रेड कलर का है। अब देखिए फॉर्मेशन, रेड सॉइल का फॉर्मेशन और आईसीएससी का क्वेश्चन, हमको लगता है दोनों के बीच में
काफी सालों का रिलेशनशिप है, दोनों प्यार मोहब्बत में है, लंबा रिलेशनशिप चल रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं। आईसीएसई वाले लोग खास करके ध्यान दीजिएगा, आए दिन पूछता रहता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल, और आप लोग वो टोटल, क्वार्टर, हाफ बुक में देखिएगा, फालतू का इतना लंबा सोफिस्टिकेटेड कर दिया है। सिंपल सा एक लाइन का आंसर है, बस सिंपल सा एक लाइन का आंसर है। आप इस एक लाइन को लिखिएगा, आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है आईसीएसई में वाला कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल। आपको लिखना है कि रेड सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, ये भी वेदरिंग के कारण ही बन रहा है। ये सॉइल भी देखिए, एलुवियल सॉइल भी सेडिमेंट्री रॉक का वेदरिंग के कारण बना, सेडिमेंट्स हुआ तब तो बना। ब्लैक सॉइल भी एक रॉक का वेदरिंग के कारण ही बन रहा है, इग्नियस रॉक का। और रेड सॉइल भी वेदरिंग के कारण ही बन रहा है, मगर यहाँ पे रॉक चेंज है, यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक का वेदरिंग के कारण बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी तक आप लोग 3 रॉक के बारे में जानते भी थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, यही 3 के बारे में जानते हैं। इससे बेसी आप लोग बोलेंगे सर 9 में पढ़े थे भूल गए। यदि हम डेप्थ में जाएंगे तो कि ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री क्या होता है, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री क्या होता है, अभी तक आप लोग का दिमाग से निकल गया होगा, तकलीफ भी नहीं देंगे आप लोगों को। 3 आप लोग मेन जानते हैं, दैट इज इग्नियस। इग्नियस का रिलेशन किससे है? ब्लैक से है। सेडिमेंट्री से सेडिमेंट, एलुवियल सॉइल। बचा क्या? मेटामॉर्फिक बचा, मेटामॉर्फिक रेड सॉइल। ठीक है, तो यदि पूछता है कि रेड सॉइल का पेरेंट रॉक कौन सा है, तो रेड सॉइल का पेरेंट रॉक मेटामॉर्फिक रॉक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है सर? बताते हैं, सर का काम ही है बताना, तो सर तो बताएंगे ही। आप लोग देखे होंगे गांव में चूल्हा, अभी भी कुछ कुछ घरों में चूल्हा होता है। कोयला जब जलता है तो कोयला जल करके चूल्हा के नीचे से वो जो सब ऐश निकलता है, वो ऐश होता किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में होता है एकदम। ठीक है, कभी कभी उस ऐश को उठाइएगा, क्योंकि हम उसको उठा करके अपना मुंह में पूरा पेंट पेंट सब किए हुए एक समय में बचपन में, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कभी कभी ना वो जो ऐश होता है ना, वो पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, उसका ढेला बन चुका होता है। उठाइएगा ना तो थोड़ा एक हल्का सा ढेला टाइप का बना हुआ रहता है। उसको आप हाथ में उठा करके ना ऐसे ऐसे मसलिएगा तो तुरंत पाउडर बन जाएगा, तुरंत पाउडर बन जाएगा। कभी ट्राई करिएगा। कहीं पे यदि आप ढाबा में गए, आजाद हिंद ढाबा, तो वहां पे जो चूल्हा होता है, बड़ा बड़ा भट्टी होता है, भट्टी के पास जाकर खड़ा हो जाइएगा, भट्टी के अंदर हाथ मत डाल दीजिएगा, फिर आपको वोल्केनो चैप्टर एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली समझ में आएगा फिर क्या होता है। भट्टी के नीचे में जहां से वो सब एशेस निकल रहा है ना, वहां पे देखिएगा, वहां पे सब जो एशेस निकल रहा है पाउडर फॉर्म में नहीं है, कुछ कुछ ढेला के फॉर्म में होता है, थोड़ा पत्थर टाइप का होता है। उसको उठा करके हाथ में ऐसे ऐसे मसलिएगा, देखिएगा पूरा आपका जो हाथ है ग्रे ग्रे कलर का हो गया है। तो वो जो ढेला जो बन रहा है ना, वो है एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। जी, इसका जब वेदरिंग होता है तो इसी के वेदरिंग की वजह से बनता है रेड सॉइल। अब ये मत सोचिए कि सर मतलब कि आजाद हिंद ढाबा में भी रेड सॉइल पाया जाता होगा। स्टॉप आस्किंग नॉनसेंस क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब का एक पर्टिकुलर जोन होता है। मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन का बहुत लंबा कहानी है, उसको बताने जाएंगे तो आज का क्लास में चला जाएगा, वो आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा। इग्नियस रॉक चलिए बता ही देते हैं, हमसे रहा नहीं आता है, मेरा बीमारी है ये। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब विकसित होता है, इवॉल्व होता है। ठीक है, इवॉल्व होता है कैसे बताए? अच्छा, पिकाचू रायचू में चेंज हो गया है, चारमेंडर चारियाट में चेंज हो गया, पोकेमॉन में देखे होंगे आप लोग, उसका फॉर्म चेंज हो गया, छोटा से बड़ा हो गया, है ना? नहीं? अच्छा, जो लोग नहीं देखे हैं उन लोगों को हम नहीं, जो लोग नहीं देखे वो लोग ऐसे समझिए, आप पहले छोटे थे बड़े हो गए, हाँ, उसी तरीके से पोकेमॉन पिकाचू से रायचू में बदल गया। उसी तरीके से इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि रॉक है तो मतलब इसके अंदर मिनरल्स है, मिनरल्स है तो मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ टेम्परेचर, बारिश, ह्यूमिडिटी, इन सब के कारण क्या होता है ना, वो अपना फॉर्म चेंज करता है, रॉक एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। ठीक है, और जो चेंज हुआ हुआ फॉर्म रहता है
उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है मेटामॉर्फाइज्ड। मेटामॉर्फाइज्ड का मतलब ही होता है चेंज। ठीक है, ये सब चीज क्लास 9 में यदि आप लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी को पढ़े होते तो आप लोगों को अभी काफी कुछ पता होता, मगर वो तो 9 था, ऊपर से ऑनलाइन था, ऊपर से बोर्ड्स नहीं था, तो क्यों पढ़ेंगे सर। सही बात है, चलिए हम बता दिए अभी, मगर नेक्स्ट टाइम जब हम पूछेंगे यदि आप लोग नहीं बता पाए तो फिर गार्जियन कॉल में फादर मदर दादा दादी नाना नानी सबको फोन जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसका कलर टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन में। द रेड कलर ऑफ दिस सॉइल इज ड्यू टू इट्स वेरी हाई आयरन कंटेंट। क्वेश्चन आता है, why red soil is red in color? Not because red soil eats mango or someone has bitten red soil. Red soil is red in color because it contains very huge amount of iron oxide. अब इसका भी जो कलर है वेरी करता है, रेड टू ब्राउन, चॉकलेट एंड येलो। रेड सॉइल्स आर पोरस एंड फ्रेएबल इन नेचर। पोरस मतलब होता है इसका भी थोड़ा सा, नॉट बेसी, थोड़ा इसका मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है, एंड फ्रिएबल इन नेचर होता है। मतलब जब लोग फ्रिएबल का मतलब क्या होता है, जब हम बोले ना हाथ में लेकर के इसको मसलिएगा तो पूरा पाउडर हो जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रिएबल इन नेचर। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बाय एंड लार्ज रेड सॉइल लैक्स लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। रेड सॉइल में ये सारा मिनरल्स लैक करता है, मतलब रेड सॉइल्स में मोस्ट ऑफ द मिनरल्स लैक ही करता है। इसी वजह से रेड सॉइल को इंफीरियर सॉइल कहा जाता है। इंग्लिश जानते होंगे आप लोग, इंफीरियर सुपीरियर का मतलब जानते होंगे। सुपीरियर मतलब अच्छा, इंफीरियर मतलब जो उतना अच्छा ना हो। हाँ, तो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल सुपीरियर सॉइल्स में काउंट किए जाते हैं। रेड सॉइल एंड लैटराइट सॉइल, देखिए 4 सॉइल है, स्टार्टिंग का 2 अच्छा है, लास्ट का 2 खराब है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का 2 कौन कौन सा है, एलुवियल ब्लैक, मतलब अच्छा ही होगा। रेड और लैटराइट इंफीरियर में आता है। कोई चीज इंफीरियर क्यों होता है, यदि उसमें कुछ क्वालिटी कम होता है तभी तो वो इंफीरियर होता है। तो यहाँ पे रेड सॉइल इंफीरियर है, क्योंकि रेड सॉइल में देखिए ना ही ह्यूमस है, ना ही नाइट्रोजन है, ना ही फॉस्फेट है, ना ही मैग्नीशिया है, ना ही लाइम है, मतलब खत्म है रेड सॉइल। मगर कहा जाता है कि पुराना 25 पैसा का भी वैल्यू होता है। एक समय में वही पुराना 25 पैसा मार्केट में 2 लाख रुपए में बिकता है। जो लोग पुराने कॉइन्स के शौकीन होते हैं वो पुराना पुराना कॉइन्स को खरीदते हैं। जैसे मेरे पास मुगल एज का एक कॉइन है, उसको यदि हम बेचने जाएंगे तो 15-20 लाख रुपए मेरे को मिलेगा, जहांगीर के समय का कॉइन है। ठीक है, तो उसी तरीके से रेड सॉइल में ऑल्दो बहुत सारा मिनरल्स नहीं पाया जाता है, बट यदि रेड सॉइल में, रेड सॉइल आप लोगों से अच्छा है, कैसे बताते हैं। आप लोग भी वीक हैं बहुत लोग, मगर आप लोगों को जितने अच्छा से पढ़ा दो आप लोग कोई काम नहीं करते हैं, कोई एफर्ट नहीं डालते हैं, और जैसे है वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। मगर रेड सॉइल में यदि आप पानी डालो, फर्टिलाइजर्स दो, इंसेक्टिसाइड्स दो, पेस्टिसाइड्स दो, मतलब अच्छा से उसको खिलाओ पिलाओ, तो वो भी आपको रिटर्न देगा। और जी हाँ, बिल्कुल देगा। और इसका नतीजा है कि रेड सॉइल को यदि अच्छा से खिलाया पिलाया गया, मतलब उसको पानी दिया गया, इंसेक्टिसाइड्स दिया गया, पेस्टिसाइड्स दिया गया, फर्टिलाइजर्स दिया गया, तो ये वीट भी ग्रो कर सकता है, राइस भी ग्रो कर सकता है, कॉटन भी ग्रो कर सकता है, सुगर केन भी ग्रो कर सकता है, टोबैको भी ग्रो कर सकता है। ध्यान दीजिए, ये एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों में जितना क्रॉप्स ग्रो होता है, सारा ही क्रॉप्स को ग्रो करने का औकात रखा है। उसी तरह बच्चों आप लोग भी हो, आप लोग में से कोई भी वीक नहीं है, ये मेरा मानना है। यदि आप लोग वीक हो तो हम गंवा रहे हैं, हम बता रहे हैं, यदि आप लोग वीक हो तब तो हम गंवा रहे हैं। हम अपने लाइफ में बहुत बड़ा डम था, मैथ्स बहुत सारा चीज था। हमको यदि कोई बोलता था ना, कॉमर्स वाले लोग समझते होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्डिंग आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो हम ये नहीं समझते थे कि बिल्डिंग आ रहा है। हाँ, बिल्डिंग कैसे आ सकता है, बिल्डिंग तो अपनी जगह पे खड़ा है। हम इतने डम थे। ठीक है, फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को मैं। मगर अंदर का इच्छा जगा कि नहीं अच्छा करना है, तो शायद आज कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ा पाता हूं। उसी तरह आप लोग भी हैं, आप लोग में से कोई भी वीक नहीं है। रेड सॉइल का
एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को एक बात समझ में आ रहा होगा, कोई भी चीज बेकार नहीं होता है। यदि हम लोग उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना और करवाना जानते हो तो हर चीज का अपना वैल्यू है। रेड सॉइल देखिए, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल में ग्रो होने वाला सारा ही क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है, बकायदा उसको थोड़ा केयर चाहिए, उसको थोड़ा पॉजिटिवनेस चाहिए। बाबू सोना वाला कस्टमर है, ठीक है, दे दीजिएगा तो ये सब कुछ ग्रो करके देगा जी। तो रेड सॉइल इससे बेसी और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज है कि रेड सॉइल में पोटैश बहुत ज्यादा होता है, और देखिए वहां पे दिया हुआ है एंड बिकम्स फर्टाइल विथ प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। सही मात्रा में पानी दीजिए, फर्टिलाइजर दीजिए, तो ये बहुत यूनिक काम कर देगा। सुनिए, सॉइल्स के टीम में रेड सॉइल रविंद्र जडेजा जैसा है, कुछ ना कुछ काम करके आप कुछ देगा जरूर। इसको टीम में रखिए, कुछ ना कुछ काम करके देगा जरूर, या तो फील्डिंग गजब करेगा, या तो विकेट लेके देगा, या तो बैटिंग करके निकलेगा। जगह इसको ऊपर भरोसा दिखाइए, देखिए काम जरूर करके देगा, ठीक है। तो रेड सॉइल कंप्लीट, इसके ज्यादा और रेड सॉइल में कुछ नहीं है। क्रॉप्स के बारे में बता ही दिए कि बहुत यूनिक है, इसमें अलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल का दोनों ही क्रॉप्स ग्रो होता है। स्टेट्स में आते हैं तो रेड सॉइल बिहार, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न राजस्थान को मार्क करिएगा, स्पेशली ईस्टर्न राजस्थान के ऊपर क्वेश्चन आता है, पार्ट्स ऑफ आसाम, और यहाँ पे जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का स्टेट्स बता रहा है, सेवन सिस्टर स्टेट्स का जो नाम ले रहा है, उसको आप लोग मार्क करिएगा। सेवन सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उसको सेवन सिस्टर्स बुलाया जाता है। चिकन नेक के जो एरिया है उसको सेवन सिस्टर्स बुलाया जाता है। आईसीएससी वाले लोग शायद नहीं समझ पाएंगे चिकन नेक क्या होता है, आप लोग कभी इंडिया का मैप ही नहीं देखे तो चिकन नेक कहाँ से समझ पाएंगे। सीबीएसई वाले लोगों को पता होगा, उन लोगों को पता है चिकन नेक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो इन सभी जगहों पे रेड सॉइल पाया जाता है, ठीक है। इसी के संग रेड सॉइल कंप्लीट होता है। नीचे में भी मेंशन किया हुआ है कि साउथ इंडिया में रेड सॉइल कहाँ का पाया जाता है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू बोला है मतलब कि ओडिशा एंड झारखंड में भी रेड सॉइल पाया जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर झारखंड और उड़ीसा मोस्टली सिचुएटेड है। इसी के संग फाइनली रेड सॉइल भी कंप्लीट। अब हम लोग लास्ट सॉइल के ऊपर आते हैं, दैट इज लैटेराइट सॉइल। मगर लैटेराइट सॉइल को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि पीडीएफ में क्वेश्चन है कि why red soil is not suitable for agriculture, why red soil is not suitable for agriculture। तो आप लोग इसका आंसर थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। हम पीडीएफ में जो लिख के दिए हैं कि रेड सॉइल lacks minerals such as, also it is acidic in nature, so it is not suitable for agriculture। आप लोग भी यहीं तक लिखते हैं और सोचते हैं आंसर कंप्लीट, मगर हम वहां मेंशन किए हैं पैराग्राफ चेंज करके, बट इफ प्रोवाइडेड विथ irrigation, fertilizers, insecticides, pesticides, it will yield several variety of crops such as, वो चीज आप लोग लिखिएगा। आप सपोज यदि आप वीक है, आपको सब कोई बोलेगा वीक है वीक है वीक है, आपको खराब लगता है ना, उसे रेड सॉइल को खराब नहीं लगेगा, कोई उसको इज्जत नहीं देता है। तो आंसर में बताइए कि भले वो अभी क्रॉप्स नहीं ग्रो करके दे रहा है, मगर यदि उसको ऊपर भरोसा दिखाया जाए, उसको खिलाया पिलाया जाए, तो वो भी काम का है। जिस तरह आप लोग चाहते हैं ना कोई आप लोग को अप्रिशिएट करे, आप लोग को एनकरेज करे, तो आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, उसी तरह रेड्स और उसको भी थोड़ा इज्जत दीजिए, है कि नहीं। उसके ऊपर भरोसा दिखाइए, उसको भी खराब लगता होगा, बी ह्यूमन। ओके, सब आते हैं लैटेराइट सॉइल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा चीज हो गया कि मतलब खोटा सिक्का जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कोई काम में नहीं आता है, मगर इसका दूसरा बहुत सिग्निफिकेंस, सॉइल के दुनिया में यदि किसी सॉइल का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, बच्चों बातों को ध्यान दीजिएगा मेरा, सॉइल के दुनिया में यदि किसी सॉइल का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है तो वो लैटेराइट सॉइल है। क्यों पता है? क्योंकि लैटेराइट सॉइल का एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है,
लैटराइट सॉइल को यदि आप हवा में खुला छोड़ दीजिए, मतलब यदि लैटराइट सॉइल में हवा लगते रहेगा ना, तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बिकमिंग हार्ड लाइक आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। और इसी वजह से लैटराइट सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिक्स बनाने में। ब्रिक्स, ईटा। अब एक बात बोलिए तो, क्या ईटा का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है कि नहीं है? एकदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा ईटा नहीं होगा तो, कोई बिल्डिंग ही नहीं बन पाएगा ईटा नहीं होगा तो, है ना? अब ईटा बन किससे रहा है? लैटराइट सॉइल से बन रहा है। होता है ना कि जिसका कोई यूज नहीं है उसका भी कुछ ना कुछ यूज है, तो इसीलिए किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। तो लैटराइट सॉइल में भले क्रॉप्स ग्रो नहीं होता हो, और ऐसा भी नहीं है कि क्रॉप्स नहीं ग्रो होता है, ये एक अलग दुनिया का चीज है लैटराइट सॉइल। ये बोलता है जो सब करता है हम नहीं करेंगे, हम अलग काम करेंगे। थोड़ा मेरे जैसा है, कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, आईपीसीसी तक गया, आईपीसीसी ड्रॉप किया, उसके बाद ह्यूमैनिटीज में घुसा, हिस्ट्री में मास्टर्स किया, अभी हिस्ट्री में पीएचडी के लिए अप्रोच कर चुका है। तो अलग चीज है, ठीक है? तारीफ नहीं कर रहे अपना, अपने आप को अपना इंसल्ट ही कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे लैटराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें क्या होता है कि सॉइल का जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है ना, वो पूरी तरीके से वॉश अवे हो जाता है। इसलिए इसमें क्रॉप्स ग्रो उतना नहीं होता है, मगर यूनिक क्रॉप्स ग्रो होता है। क्या यूनिक क्रॉप्स सर? आप लोग देखेंगे कोकोनट, रबड़ एंड जितना भी कैशवी नट्स होता है ना, जितना भी नट्स वगैरह सब होता है, आलमंड वगैरह सब कुछ, सब का सब लैटराइट सॉइल में बेस्ट ग्रो होता है। लैटराइट सॉइल में एकदम परफेक्टली ग्रो होता है। अब इसके लिए देखिए बुक का वर्ड्स को फॉलो करिए। द वर्ड लैटराइट इन लैटिन मींस ब्रिक। लैटराइट का लैटिन में मतलब ही होता है ब्रिक। These soils are formed under conditions of high temperature and heavy rainfall। ये ध्यान रखिएगा, इस सॉइल का फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि टेम्परेचर हाई रहे और बारिश भी बहुत होता रहे। मतलब एक दिन धूप, एक दिन बारिश, एक दिन धूप, फिर एक दिन बारिश। हो क्या रहा पता है? चीजों को विजुअलाइज करिएगा। मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी है, बारिश हुआ, मिट्टी बह गया पहला दिन, मिट्टी का ऊपर का लेयर बह गया, उसके नीचे का लेयर बचा हुआ है। फिर नेक्स्ट डे बहुत धूप हुआ, वो जो नीचे का लेयर था वो एकदम सूख गया। फिर नेक्स्ट डे बारिश हुआ, वो और बह गया, फिर उसका बच गया। फिर नेक्स्ट डे धूप पड़ रहा है, फिर वो सूख गया। इस तरीके से जो लास्ट में जो बच जाता है वही होता है लैटराइट सॉइल। मगर जो लास्ट में बच जाता है ना, तब तक क्या मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो बचा रहेगा? नहीं, वो तो पूरी तरीके से बह चुका होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। इसी पूरा प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है नेम द सॉइल व्हिच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग, या फिर हाउ आर लैटराइट सॉइल्स फॉर्म्ड। ये पूरा आपको लिखना है। जहां पे दिया हुआ है दिस सॉइल्स आर फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल विथ alternate wet and dry period. Thus, its formation takes place strictly under monsoon conditions, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में है। हमारे हिंदुस्तान में मॉनसून कंडीशन होता है ना, जब बारिश होता है तो बारिश में क्या होता है, एक दिन बारिश हो रहा है, दूसरा दिन थोड़ा धूप रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, फिर बारिश हो रहा है। तो वो जो पर्टिकुलरली जो हमारे हिंदुस्तान में जो मॉनसून का पीरियड आता है ना, अभी जो आने वाला है, इस समय लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा लैटराइट सॉइल के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, मॉनसून कंडीशंस प्रमोट्स लीचिंग ऑफ द सॉइल, क्योंकि बारिश हो रहा है तो सॉइल की लीचिंग हो रहा है, ठीक है? सॉइल का जो टॉप न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश अवे हो जा रहा है। देखिए वही बात लिखा हुआ है, दैट इज द हेवी रेनफॉल वॉशेस अवे द टॉप सॉइल कंटेनिंग सिलिका। सॉइल का जो टॉप लेयर होता है ना, उसमें सिलिका बहुत ज्यादा पाया जाता है। मगर जब बहुत तेज बारिश हो रहा है तो सिलिका क्या हो जा रहा है, बह जा रहा है। मिट्टी के संग पानी जो उसमें टांग के ले जा रहा है, तो सिलिका उसमें मिक्स होकर के बह जा रहा है।
और इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। अब देखिएगा नेक्स्ट जो ऊपर में आप लोग देख पा रहे होंगे, इफ लैटराइट सॉइल का सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है, जिस तरह ब्लैक सॉइल का यूनिक प्रॉपर्टी था ना मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी, उसी तरीके से लैटराइट सॉइल का सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कि इट इज अ वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल का बहुत काम में आता है क्योंकि ये ब्रिक्स बनता है इससे। एज दे हार्डन लाइक आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, यदि इसको एयर के सामने एक्सपोज करके छोड़ दिया जाए तो ये एकदम आयरन की तरह हार्ड हो जाएगा। देखिए लैटराइट सॉइल भी रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें भी आयरन ऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है। ये भी पोरस नेचर का होता है, फ्रिएबल होता है लाइक रेड सॉइल। लाइक रेड सॉइल ये भी फ्रिएबल होता है, लाइक रेड सॉइल ये भी पोरस होता है, लाइक रेड सॉइल ये भी रेड कलर का होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या आता है? राइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन रेड सॉइल एंड लैटराइट सॉइल। बच्चा लोग सबको डिफरेंस करके आता है और आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है। आप लोग बोलते हैं आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, आप लोग का दिमाग के आउट ऑफ द टॉपिक था वो। बहुत सिंपल है, रेड सॉइल भी पोरस है, ये भी पोरस है। रेड सॉइल भी फ्रिएबल है, ये भी फ्रिएबल है। रेड सॉइल भी रेड है, लैटराइट सॉइल भी रेड है। बस 3 पॉइंट एनफ। 2 नंबर का मैक्सिमम पूछेगा, 3 नंबर में जाएगा ही नहीं। आप फिर भी 1 पॉइंट ज्यादा लिख के आ रहे हैं। क्या आउट ऑफ द सिलेबस? कोई आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। अब यदि पूछेगा डिफरेंस, लिख देंगे। रेड सॉइल इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, लैटराइट सॉइल इज यूज्ड एज अ वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल। वो क्रॉप्स के लिए उतना अच्छा नहीं है मगर वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल। दिखा दीजिए कि रेड सॉइल में कौन कौन सा मिनरल्स लैक करता है, दिखा दीजिए लैटराइट सॉइल में कौन कौन सा मिनरल्स लैक करता है। और क्या हो गया, एनफ। 2 पॉइंट एनफ है। थर्ड में दिखा दीजिएगा कि रेड सॉइल में कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है, लैटराइट सॉइल में कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है। लैटराइट सॉइल में व्हीट राइस नहीं होता है, रेड सॉइल में होता है। 3 पॉइंट हो गया, एनफ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ दे आर वेरी रिच इन आयरन, पुअर इन लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरिक एसिड एंड पोटैश। ये सारा चीज लैटराइट सॉइल में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा हर एक सॉइल में क्या क्या चीज पाया जाता है, क्या क्या चीज नहीं पाया जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में डेफिशिएंट का पोर्शन ज्यादा पूछता है। जैसे यदि पूछ रहा है कि व्हाई रेड सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा ना कि रेड सॉइल में क्या क्या चीज डेफिशिएंट है। वो आपको यदि याद ही नहीं रहेगा तो आपका आंसर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपको हाफ नंबर मिलेगा, नंबर रिड्यूस करके टीचर देगा। अब देखेंगे फर्टिलिटी, क्योंकि इसमें बहुत लीचिंग होता है बोल करके लैटराइट सॉइल फर्टिलिटी लैक करता है। मगर मैन्यूरिंग मतलब मैन्योर्स डालेंगे और इरिगेशन करेंगे तो इसमें भी क्रॉप्स ग्रो होता है। मगर व्हीट नहीं होता है, राइस नहीं होता है, कॉटन नहीं होता है, जूट नहीं होता है। देखिए नीचे में दिया हुआ है कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है। टी, कॉफी, रबर, कोकोनट। अब आप लोग को याद रखने का ना एक बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं। कोकोनट आप लोग कहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखते होंगे? सी साइड में, बीच साइड में देखते होंगे। गोवा में बहुत कोकोनट ट्रीज है ना। मतलब गोवा साइड का जितना स्टेट्स है, तमिलनाडु में कोकोनट बहुत है। ठीक है, तमिलनाडु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों का आप नाम चढ़ा दीजिए, है ना। रबर का कल्टीवेशन कहाँ होता है? केरला में होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा रबर कल्टीवेशन केरला में होता है, तो केरला आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है? कैश्यू नट्स, जितने भी सब क्रॉप्स वगैरह सब ग्रो होता है। अच्छा, यहाँ पे कैश्यू नट्स मेंशन नहीं किया हुआ। आप लोग काम करो, आप लोग यहाँ पे लिख लो कि कैश्यू नट्स भी इसमें बहुत अच्छा ग्रो होता है। अब इसके बाद आते हैं एरिया में। तो देखिए एरिया में यहाँ पे पहले स्टेट्स देखिएगा, नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश हम बोले, केरला बोले आप लोगों को हम, तमिलनाडु बोले आप लोगों को हम। 3 याद रखिएगा, एनफ है। स्टेट्स में 3 याद रखिएगा, एनफ है। इससे ज्यादा आप लोग को नहीं याद रखना है। आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु कोकोनट, केरला रबड़, याद रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आईसीएसई एक क्वेश्चन पूछता है, which soil is found in the summits of eastern and western घाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, which soil is found in the summits of eastern and western घाट। समिट्स का मतलब क्या होता है समझते हैं। समिट्स का मतलब होता है किनारा, किनारा। ठीक है, तो सर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का समिट्स का क्या मतलब हुआ?
बताते हैं आप लोगों को क्या मतलब हुआ। उसके लिए आप लोग थोड़ा एक बार बोर्ड के ऊपर फोकस करिएगा। विजिबल है आप लोग सबको? एक बार खाली इशारा करके बताइएगा। ओके ठीक है। अब देखिएगा, हिंदुस्तान का ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, पेनिनसुलर इंडिया, ये क्या हो गया? ये जो साइड का पोर्शन है, दिस इज योर वेस्टर्न घाट, दिस इज योर ईस्टर्न घाट, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है। मतलब ये जो पोर्शन देख रहे हैं, जो हम ऐसे मार्क कर रहे हैं, ये जो मार्क किया हुआ पोर्शन है, ये हुआ समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, समिट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, मतलब वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स का किनारा। तो ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स का जो किनारा वाला जगह है, वहां पे कौन सा सॉइल पाया जाता है? वहां पे लैटराइट सॉइल पाया जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यदि आप लोगों से बोल दिया गया है कि आप लोग को डायरेक्ट एरिया या स्टेट लिखना है, तब तो आप लोग सीधा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु ये सब लिख सकते हैं। अदरवाइज यदि कुछ घुमा करके क्वेश्चन पूछता है कि समिट्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, तब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, दैट इज लैटराइट सॉइल। इसी के साथ लैटराइट सॉइल भी कंप्लीट होता है। लैटराइट सॉइल से कई सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाई लैटराइट सॉइल अंडरगोज लीचिंग, हाउ आर लैटराइट सॉइल्स फॉर्म्ड, उसके बाद व्हाई लैटराइट सॉइल इज इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन लैटराइट सॉइल, where are laterite soils in India formed, what does the word laterite means। टेंशन मत लीजिए, आप लोग यदि नहीं लिख पाए अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ मेरा आप लोगों को दिया हुआ है ना, उसमें सारा ये सारा बात मेंशन किया हुआ है, नथिंग टू गेट वरीड। बस उसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसी के संग सॉइल्स ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया, ये तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 टॉपिक और बचा हुआ है। वो बहुत अच्छा और बहुत इजी टॉपिक है, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन। वो टॉपिक आप लोगों को हम फिर कमिंग मंडे, हम चाहते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताए, इसलिए मंडे को आप लोगों को एक और कंबाइंड क्लास देंगे सीबीएसई और आईसीएसई का, एंड हम उसमें सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन कंप्लीट करा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सारा पोर्शंस, स्पेशली जो मेजर सॉइल ग्रुप्स इन इंडिया है, हम लोग उससे रिलेटेड सारा फैक्ट्स पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, नथिंग लेफ्ट। आप लोगों से अब मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि प्रीवियस क्लास का जो वीडियो था आप लोग सबके पास है, आप लोग सबको उसको एक्सेस कर रहे हैं। किसी एक दिन टाइम निकालिए, आइदर कल और टुमारो, 2-2.5 घंटा का टाइम निकालिएगा, कान में अच्छा ईयरफोन लगाइए, बुक बगल में खोल कर रखिए, हाथ में एक हाइलाइटर लीजिए, और जैसे पढ़ाते पढ़ाते मैं बोलता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए या इसको ध्यान रखिएगा। तो बुक में उस चीज को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग जब वापस उस चीज को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो चीज स्ट्राइक करेगा। आपका 2.5 से 3 घंटा इस चैप्टर का वीडियो को सिर्फ प्रॉपर्ली सुनना, मेरा वीडियो को प्रॉपर्ली सुनना, आपके दिमाग में इस चैप्टर को पूरी तरीके से सेट कर देगा। आप लोग ऑलरेडी मेरा एक क्लास कर चुके हैं, सेकंड क्लास आज कर रहे हैं सॉइल्स के ऊपर, काफी कुछ दिमाग में ऑलरेडी सेट होगा। अभी कल या परसों आप लोग एक बार टाइम निकाल करके वो वीडियो को पूरा एक बार देखिए, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को कोई समस्या नहीं आने वाला है, इतना श्योर है। अच्छा एक बात और, शायद जब सॉइल्स का फर्स्ट चैप्टर था, जब फर्स्ट क्लास एकदम दिए थे स्टार्टिंग में, जब हम सॉइल्स का कॉम्पोजिशन वगैरह पढ़ा रहे थे एकदम स्टार्टिंग में आईसीएसई वाले लोगों को, तब शायद मैंने पेडोजेनेसिस एंड पेडोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। सर हिला करके थोड़ा आप लोग बोलिएगा, ठीक है। बस वही कल मेरे रात में 1 बजे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि शायद मैं आप लोगों को पेडोजेनेसिस एंड पेडोलॉजी के बारे में नहीं बताया था, वही कंफर्म कर रहा था। सो आई होप आप लोगों को चैप्टर बढ़िया से समझ में आया होगा, वीडियोस आप लोगों को मिलेगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आप लोगों को क्लास सही समझ में आया है, तो जिस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में
सपोर्ट दिया अपना, उस तरीके से सेकंड पार्ट में भी सपोर्ट दीजिएगा, मतलब इस वीडियो में भी अपना सपोर्ट दीजिएगा। एल्स खराब लग रहा है तो मैं उस टाइप के लोग में से नहीं हूं कि मैं आप लोगों को बोलूंगा कि खाली पॉजिटिव साइड लिखिए। आप लोगों को यदि लग रहा है कि मेरे तरफ से कुछ कमी है या इसको और किसी अच्छे तरीके से समझाया जा सकता था, तो प्लीज उस चीज को पहले आप लोग लिखिएगा अपने कमेंट्स में। और यदि आप लोग को लग रहा है कि एकदम परफेक्ट है तो आपका वो भी कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग ये भेज सकते हैं। पीडीएफ मत भेजिएगा, पीडीएफ आप लोग अपने पास ही रखिएगा। चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप मना करके रखते हैं, तो हम लोग फ्रेंड्स को नहीं भेज पाते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं आप लोग सबको को परमिट करता हूं कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को एकदम भेज सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। फ्रेंड्स कहीं भी रहता हो, आपके स्कूल का हो, आपका जूनियर हो, सीनियर हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, आप भेज सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। तो इसी के संग चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। एंड प्लीज आईसीएससी वाले लोग, आप लोगों से फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, टोटल, क्वार्टर, हाफ ज्योग्राफी को मत फॉलो करिएगा। वीना भार्गवा इज द बेस्ट बुक। हम ज्योग्राफी के बहुत राइटर्स को देखे हैं। हम बंगाल बोर्ड से थे, मेरे बंगाल बोर्ड के राइटर थे अरुण शंकर पाल, गौतम मलिक। इन लोगों का भक्त है। इन लोगों के कारण ज्योग्राफी से मेरे को प्यार हुआ, मेरे को मोहब्बत हुआ। उसके बाद से बंगाल बोर्ड का उन दोनों राइटर्स का बुक मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स हमको मिले नहीं। जब से मैं आईसीएसई पढ़ा रहा हूँ तब से मैं वीना भार्गवा को पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं भी पढ़ता हूँ। एक टीचर भी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हमेशा सीखता है। एंड मैं टोटल, हाफ, क्वार्टर सब पढ़ चुका हूँ। सब बेकार, एकदम बकवास बुक है। वीना भार्गवा बेस्ट बुक है। आप लोग खुद भी इस बुक को फॉलो करिए, अपने जूनियर्स को भी बोलिएगा, जो लोग आपसे छोटे हैं, आपके भाई बहन, यही बुक फॉलो करें। ब्लाइंड फेथ है। मेरा कोई वीना भार्गवा से कोई कनेक्शन नहीं, मेरे को उससे कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है, ना ही उनका फोन नंबर है मेरे पास। तो ये मत सोचिएगा कि सर इतना क्यों प्रमोट करते हैं। हम इतना प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ कुछ राइटर्स के बुक लिखने का तरीका ऐसा होता है ना कि आपको पढ़ के उस राइटर के लिए बहुत रिस्पेक्ट करता है। जैसे कॉमर्स वाले लोगों के लिए हम सीवी गुप्ता बोलते हैं, हिस्ट्री लोगों वालों के लिए पहले डीएन कुंद्रा बोलते थे, अभी हम बीबी टयाली बोलते हैं। तो ये सब कुछ बुक्स है, कुछ कुछ ऐसे ऑथर्स है जिनका बुक्स को पढ़ करके ना, मतलब मेरे भाषा में बोलिए ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ठीक है, उन सब राइटर्स का बुक को पढ़ाने में ना, एज अ टीचर, डेप्थ में जाने में मजा आता है। ये टोटल, हाफ, क्वार्टर का बुक में ना मजा नहीं आता है। देखिए हम फुल प्लेट खाने वाला आदमी है, तो हम ये हाफ, क्वार्टर, इन सब में हम नहीं आते। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कॉपरेशन, स्टडी हार्ड।